नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी के टॉप 20 प्रश्न जो कि हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों पर आधारित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी यूपी त्रिपराशी के लिए लेखपाल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएससी, पीएससी, पीसीएस, रेलवे स्पेशल क्लासेस और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए, यूपी में जिस जिस परीक्षा में आपके हिंदी से प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। इसके पहले के हमारे लगभग 17 प्रैक्टिस से 17 या 18, हाँ 17 प्रैक्टिस जो है अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे देख सकते हैं और पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप बताइए, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। अब आप जानना चाहेंगे कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद है साधारण। चलिए मैं लिखते जाती हूँ, आप उसको समझते भी जाइए। साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा हो जाएगा आपका संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा हो जाएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण यानी साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संबंध चलिए यहाँ पर लेती हूँ संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और दूसरा होगा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अनुबद्ध, ये अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय यानी पहला हो गया संबंध बोधक अव्यय का कौन सा भेद होगा? पहला भेद होगा संबद्ध, दूसरा हो गया अनुबद्ध। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे हम और देखते जाएंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। श, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा वो स जो है ये किस प्रकार का निपात है? निपात आप जानते ही होंगे। निपात क्या होता है? ये अलग से कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। जिस शब्द के साथ यह जुड़ता है, लगता है, उसी का एक विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। और निपात की संख्या जो होती है, निपात के जो भेद हैं वह 9 होते हैं। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपने ध्यान से देखे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है निपात क्या है। तो निपात के मुख्यतः 9 भेद हैं। 9 भेद कौन कौन से हैं? पहला आप देखेंगे सकारात्मक निपात, दूसरा हो गया नकारात्मक, तीसरा होगा निषेधात्मक, चौथा प्रश्नबोधक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठवां बलदायक निपात, सातवां तुलना बोधक और सातवां हो गया आपका अवधारणा बोधक और आठवां हो गया आठवां हो गया अवधारणा बोधक, नौवां हो गया आदर बोधक। फिर से आप इसे ध्यान से सुन सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। सकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादिबोधक निपात, बल प्रदायक निपात, तुलना बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात एवं आदर बोधक निपात। यह जो है इतने प्रकार हो गए। अब आप जानना चाहेंगे कि श किस प्रकार का निपात है, किसके अंतर्गत आता है? तो श जो है वो तुलना बोधक निपात के अंतर्गत आता है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए व्याकरण की विस्तृत क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उसके अलावा हमारे एक एनटीए नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है, जिसमें मैंने स्टार्ट कर दिया है क्लासेस और पूरा एकदम विस्तार से पूरे सिलेबस को हम पढ़ेंगे, तो उस पर फोकस ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल आपके लिए भी व्याकरण के क्लासेस बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए, यानी सा किस प्रकार का निपात है? तो यह तुलना बोधक निपात है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। निम्न में से तद्भव शब्द बताना है आपको। जी हाँ मित्रों, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव देखिए यहाँ पर दिया गया अनर्थ, आशीष, अज्ञान और अंगूठा। इसमें से आपका जो तद्भव शब्द होगा वह हो जाएगा अंगूठा। ठीक है मित्रों, बाकी से जो है वह तत्सम है। उद्वाह, उद्वाह शब्द किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर दिया गया है उद्वाह। अब आप बताइए, विवाह का पर्यायवाची है, विवाह का है, विद्या का है या फिर वास का है?
तो आप जानते हैं कि विभा, विभा ये देखिए विभा का अर्थ होता है आभा, कांति, चमक, प्रभा और शोभा। ये हो गया विभा की पर्यायवाची। और हम फिर देखेंगे विद्या की। विद्या की पर्यायवाची होती है ज्ञान, शिक्षा, गुण, इल्म और सरस्वती। यह हो गया आपकी विद्या की पर्यायवाची। बचता है आपका ये वास, तो वास की पर्यायवाची होगी आवास। आपने सुना होगा ये उनका आवास है। मकान, गृह, निकेतन और घर। यह हो गया वास की पर्यायवाची। बाकी बचता है आपका विवाह, तो यह उद्वाह जो है वह विवाह की ही पर्यायवाची है। और विवाह की अन्य पर्यायवाचियां कौन कौन सी हैं हम देखेंगे। ब्याह, पाणिग्रहण, परिणय, शादी, उद्वाह और निकाह, ये सभी जो है वो विवाह की पर्यायवाची शब्दावलियां हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हमको आप बताइए कि विभ्रांत, विभ्रांत का विलोचन सॉरी विभ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा। संकोचन होगा, अशुद्ध होगा, शांत होगा या फिर स्वल्प होगा। इन चारों में से आपको सही जवाब बता रहा है क्या होगा। तो आप जानते हैं ये संकोचन जो है यह विलोम है विस्तारण का। किसका? विस्तारण का। और अशुद्ध का विलोम हो जाएगा विशुद्ध। उसके बाद स्वल्प का हो जाएगा विपुल। तो शांत का जो आपका पड़ता है ये शांत का विलोम जो होता है वो हो जाएगा विभ्रांत। ठीक है मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं उसको आप तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन 1-2 नंबर से रैंक हाई जाती है तो वो किस लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामान्यता अभ्यर्थियों को नहीं आते हैं आप उसे पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। तो ठीक है मित्रों, ये विभ्रांत जो है वो शांत का विलोम शब्द होगा। हम आगे देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द जिसका निवारण ना हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका निवारण ना हो। अनिवार्य होगा, अधिकृत होगा, अनाहूत होगा या फिर अनुगामी होगा। तो आप देखेंगे अधिकृत उसे कहते हैं जिससे अधिकार दिया गया हो या जिसके क्षेत्र में कोई अधिकार हो। और अनाहूत उसे कहा जाता है जो बिना बुलाए ही आ जाए, उसे अनाहूत कहते हैं। अनुगामी कहा जाता है पीछे चलने वालों को। तो यहाँ पर जिसका निवारण ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वह होगा अनिवार्य, यानी निवारण नहीं, वह अनिवार्य ही है। अब आप बताइए अटकलें भिड़ाना एक मुहावरा है, उस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अटकलें भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संकट में पड़ना, भेद छिपाना, बहुत दिक्कत होना या फिर उपाय सोचना। तो अटकलें भिड़ाने का जो अर्थ है वह हो जाएगा आपका उपाय सोचना। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, एक वाक्य दिया गया है, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना है। यहाँ पर क्रिया से संबंधित अशुद्धि है कि विशेषण अशुद्धि है या फिर सर्वनाम की है या फिर संज्ञा की है। तो यह लोग कहाँ जा रहे हैं, इसमें जो अशुद्धि है वह है आपके सर्वनाम संबंधी, क्योंकि यहाँ पर यह लोग नहीं होना चाहिए बल्कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं ऐसा होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाता। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लाघव विराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाघव विराम को किस नाम से जाना जाता है बताइए आप। लाघव समझ रहे हैं आप? जैसे आपने लिख दिया पीटी उषा लिखना था आपको, ये पीटी तो पी का फुल फॉर्म होगा टी, ऐसे देते हैं ना। यहाँ पे पंडित लिखना होता है तो आप पंडित पूरा नहीं लिखते हैं बल्कि ये लिखकर ऐसे कर देते हैं। ये क्या है? ये लाघव चिन्ह है, इसको आप शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो लाघव चिन्ह को क्या कहा जाएगा? त्रुटि विराम कहेंगे, संक्षेप विसूचक कहेंगे, कोष्ठक कहेंगे या फिर लोप विराम कहेंगे। आप जानते हैं कि त्रुटि विराम इसे कहा जाता है, यानी जैसे आपने लिखा यहाँ पर ये दिया गया था लाघव विराम लिखा है आपने, अगर यहाँ पर ये को छूट जाता
और आप अन्य लिख देते हैं, अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको को लिखना है, आप क्या करेंगे आप, फिर वहाँ पर आप ये ऐसा निशान लगा देंगे, थोड़ा-सा निशान लगा के ऊपर लिख देंगे को। इसका मतलब यहाँ पर जो छूट गया है उसे सुधार के लिए ऊपर में लिखा जा रहा है। क्या हो जाएगा, त्रुटि विराम। और कोष्ठक आप जानते ही हैं इस प्रकार बना हुआ होता है, इसके अंदर कोई शब्द लिखा जाता है। और लोप विराम, जैसे मैं स्कूल जा रहा था वहाँ पर, ये मतलब मैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं लिख दिए, फिर यहाँ डॉट 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 करके रहा था कर दिए। तो ये बीच में जो आपने डॉट 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 किया है वह हो गया आपका लोप विराम। समझ में आया मित्रों आपको? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, लाघव विराम का सही जवाब हो जाएगा संक्षेप सूचक। क्या होगा, संक्षेप सूचक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप बताइए, एक 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 में कौन सी संधि है? एकाएक में कौन सी संधि है? तो आप देखेंगे कि एकाएक में है आपकी वृद्धि संधि। ये द्वयमात्रोचा, यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन हमने किया है अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में इन सब का। यदि आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें, मैं बार बार कहती हूँ। इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही होता है ताकि आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आ जाएं, एकदम माइंड में सेट हो जाए। जब कोई चीज आप बार बार देखते हैं, आपकी नजरों से सामने बार बार कोई चीज गुजरती है, तब आपको वह अच्छे से स्मरण हो पाता है। ठीक है, आप उसे जल्दी ज्यादा ज्यादा रिकॉल कर पाते हैं, यदि आप भूल भी गए होते हैं तो। चलिए, आप बताइए, कार्य दक्ष में कौन सा समास है? तो कार्य दक्ष यानी कार्य में दक्ष, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, या फिर अव्ययी भाव होगा। आप जानते हैं द्वंद्व यानी कि जहां पर बीच में योजक योजक चिन्ह हो, दो समान लोग हो, यानी माता और पिता, तो और का लोप होकर के यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाएगा। अद्विगु समास आप जानते हैं संख्यावाची होता है, अव्ययी में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास जो होते हैं वो कारक चिन्हों के कारण पहचाने जाते हैं। तो कार्य दक्ष अर्थात कि कार्य में दक्ष, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य में दक्ष। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संचारी भावों की संख्या 22 है, 52 है, 33 है, या फिर 36 है। तो संचारी भावों की संख्या जो है वो है कितनी? 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है काव्य शास्त्रियों के द्वारा। अब हम देखेंगे, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। इसका अर्थ आप समझिए, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बहुत कुछ नहीं जानता है चीजें। तो वो क्या हुआ, उसकी मम्मी ने दो चोटी बना रखी है अपने सिर पे। दो चोटी आपने देखा होगा, कोई भी लड़कियां बनाती रहती हैं, ये है, एक चोटी इधर से बना ली और एक चोटी इधर से बना रही है। तो भाई जब ये छोटा बच्चा था, इसने देखा कि इसकी माँ ने दो चोटी बना ली है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिल लोटी। और ये यहाँ आया खड़ा था, उसने देखा, अरे ये तो मेरी मम्मी के सिर पे दो दो सांपिन लौट रही हैं, और डर कर भाग गया। तो यहाँ पर क्या हो जाए, कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। यहाँ पर आप बताएंगे कि भ्रांतिमान होगा, संदेह होगा, व्यतिरेक होगा, या फिर श्लेष होगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में आप बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ। भ्रांतिमान में क्या होता है, आपको संदेह होता है, शक तो होता है, लेकिन आपका जो शक होता है वह इतना श्योर होता है कि आपको एकदम सत्य प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बच्चे ने उस चोटी को सांप मान लिया और मान करके प्रतिक्रिया कर दी। प्रतिक्रिया क्या की, वहां से वह भाग गया, डर करके वह भाग गया। जबकि संदेह अलंकार में आदमी कंफर्म नहीं हो पाता है कि हाँ ये है कि नहीं है। आपने एक उदाहरण सुना होगा, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही कि सारी है, कि सारी ही कि नारी है। मतलब वहां पर उनको समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये क्या है कि नहीं है। ऐसी स्थिति जहां पर उत्पन्न हो जाए वहां पर संदेह अलंकार होगा। और जहां पर आप उस गलत वस्तु को सत्य मानकर वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे बैठे, वहां पर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। उम्मीद है पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी क्लासेस चलती रहेंगी और आपको हम बताते रहेंगे। अब बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं आपको यहाँ पर बताना है। बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवे में 28 होती हैं, 16 होती हैं, 36 होती हैं, फिर 24 होती हैं। तो बरवे जो होता है आपका, बरवे में होती है 36 मात्राएं। यह मात्रक छंद है। और 28 मात्रा किसमें होती है, तो हरगीतिका। हरगीतिका एक छंद है।
इसमें होता है कितनी मात्राएं? हरि गीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं। चौपाई आप जानते ही हैं 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और कुंडलियों में 24 मात्रा होती है। बरवे में 36 होती है। यह आप याद कर लीजिए, क्योंकि वार्णिक और मात्रिक छंदों से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। जब आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लेवल का बनाना होता है, तब वह इधर काव्य शास्त्र की तरफ भागता है एग्जामिनर, क्योंकि आप उनको पता है आपने वर्णमाला अच्छे तरीके से याद कर ली है, आप संधि समास को एकदम मत डाले हैं, लेकिन नहीं पढ़े हैं आप क्या? छंद अलंकार नहीं पढ़े हैं, तत्सम तद्भव नहीं पढ़े हैं, विलोम नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है मित्रों। जो चीजें सटीक है, जैसे वर्णमाला में क्या होता है, उसके क्वेश्चन जो है वो निर्धारित है, उससे ज्यादा क्वेश्चन कितना बन सकता है भाई? हमने आपको बता दिया, जैसे अभी का से का हो गया। अब आपसे पूछा जाए का उच्चारण स्थान क्या है? का किसके किसके संयोग से बना है? इसमें स्वर है कि नहीं है? ये अल्प प्राण है या महाप्राण है? ये इसके ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? यही तो पूछा जाएगा आपसे। लेकिन विलोम, तद्भव, तत्सम, इन सब में क्या होता है कि संख्या तो निर्धारित है नहीं कि कितने विलोम शब्द हैं, कहाँ कहाँ से हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये अभ्यास की आवश्यकता इस पर ज्यादा होती है। और छंद तो अक्सर कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लोगों को बोरियत लगता है और यहीं जाकर परीक्षा में फंस जाते हैं। लेकिन आप नहीं फंसे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्मार्ट चैनल के द्वारा, जिसका नाम ही स्मार्ट है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस। तो यहाँ पर क्लासेस भी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सुडौल में कौन सा उपसर्ग है? यह मित्र बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं ऐसा कहता हूँ आप एक बार में बता देंगे। इसमें जो है सु उपसर्ग है। डॉल इसका जो है मूल शब्द था, और डॉल में जुड़ गया सु, तो हो गया ये सुडौल, मुख्य शब्द बन गया। चलिए च का उच्चारण स्थान, अभी मैंने उच्चारण स्थान की बात की। आप बताइए च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, दंत है, तालु है, या फिर मूर्धा है? तो आप जानते हैं कि इन सब का उच्चारण स्थान क्या है। अलग अलग मैंने बता दिया था किसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे आप देखेंगे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ ये और हा, और विसर्ग, विसर्ग यानी कि अंग आहा, अकु यानी क ख ग घ। कु संस्कृत में कु चू टू तू पू, इसका वर्ग चलता है, यानी कु कह दिया तो का वर्ग समझिए, का वर्ग में का ख ग घ अंग आ जाएगा, चू कह दिया तो चाछा जा जाएंगे, समझिए। यानी इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो का हो जाएगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। और हम देखेंगे इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, तो इसमें आप देखिए क्या है, इचु यानी छोटा ई, बड़ा ई, या शा, और चा छा जा झा इया, इचु यशा नाम तालु। इनका उच्चारण स्थान जो होगा वह क्या होगा? तालु होगा, चा छा जा झा इया। और तीसरा आप देख इचु यशा नाम तालु, ऋतु लसा नाम दंतः, ऋतु रसा नाम मूर्धा। यह इनका सूत्र है, मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है, आप ध्यान से पढ़िए जाकर के पिछली क्लासेस, इसलिए बार बार कहती हूँ पिछली क्लासेस देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जरूरी नहीं कि आपको हर बार शेयर कर पाए, हर जगह बता पाए। यदि आप सारे क्लासेस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। यहाँ पर चा का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? तालु होगा, ठीक है। चा का उच्चारण स्थान तालु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आदमी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है आदमी किस भाषा का शब्द है। आप जानते हैं आदमी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप, ये सब चीजें आपको पढ़ने की हैं। और कारक के कितने भेद माने जाते हैं आपको बताना है, यह क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं आप बताइए। तो बताइए कि कारक के 9 भेद है, 5 भेद है, 6 हैं, या फिर 8 हैं। तो कारक के भेद जो है वो 8 हैं, ठीक है मित्रों, आप इसे याद कर लीजिए। संस्कृत में कम माने जाते हैं, हिंदी में 8 माने जाते हैं। ये देखिए हमारे चैनल के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है संविधान, कंप्यूटर, भूगोल, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, 1857 स्वतंत्रता संग्राम, गुलाम वंश, सामान्य विज्ञान के टॉप 50 सीरीज जरूर से जरूर देखें। और बहुत जल्द हमारा कंप्यूटर का टॉप 100 सीरीज आ रहा है। हाँ, कंप्यूटर क्लासेस भी हुई हैं,
हिंदी साहित्य व्याकरण चल ही रहा है। हमारा स्पेशल बैच चल रहा है एनटीए नेट जेआरएफ का टारगेट 2022 बैच, जो कि मैं तैयारी करवा रहा हूँ पेपर 2 यानी हिंदी से। तो आप ज़रूर जुड़े हमारे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है आपके लिए, परीक्षा में 100% सफलता आपको दिलाएगी। ठीक है मित्रों, चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।